हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर का एक टॉपिक है। तो अगर आपको इस पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने डाउट्स या क्वेरी डाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स एंड प्रॉपर्टीज़। देखिए, पहली बात, एग्जाम मतलब कुछ कोई हार्ड वर्ड नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आता। एग्जाम मतलब एक तरह के रूल्स, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। बस इसमें हम प्रोबेबिलिटी का ओवरव्यू देखेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट हैज़ टू अकर। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। देखिए, इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हमारा उस इवेंट के होने की कितनी संभावना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वेदर, जैसे वेदर रिपोर्ट आती है तो उसमें भी हमारा प्रेडिक्शन लगा जाती है कि हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की। ठीक है, तो वैसी जैसे हमने एक 5 बॉल्स ली तो उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी उसी कलर की बॉल आएगी। ठीक है, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसमें लिखा है 0 से 1। तो 0 का मतलब ये है, अगर मान लेते हैं हमारे पास हमारे पास एक ब्लैक बॉल है, एक ब्लू है, एक हमारी ग्रीन है, एक रेड है, एक हमने ले ली और गोल्डन बॉल। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अगर बोला कि इसमें से हमारी किसी भी बॉल को ना लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ज़ीरो। ज़ीरो होगी ना, मतलब मैं अगर किसी भी बॉल को नहीं ले रहा हूँ तो मतलब ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब इम्पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल दूँ आपको, जैसे मानते हैं ये ब्लू, सॉरी ये ब्लैक हो गया, पता नहीं क्या लिया था मैंने, से ब्लैक ही होगा। ब्लैक, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये रेड, ये गोल्डन। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसमें से सिल्वर बॉल लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई सिल्वर तो बॉल है ही नहीं इसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, ज़ीरो होगी। वो तो पक्का पता है हमें, ज़ीरो होगी, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं। वो ज़ीरो अपॉन टोटल 1 2 3 4 5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब यही तो होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। टोटल कितने, 1 2 3 4 5, कुछ भी रखो आएगा तो आंसर जीरो ही। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो होता है इम्पॉसिबल। और 1 मतलब हो गया कि अगर सबकी ही पॉसिबिलिटी है। अगर हमने बोला बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बॉल तो सारी ही है, अब कलर की तो बात कर ही नहीं है, तो उसमें 5 हो जाएगा कि बॉल तो सभी है। तो 1 2 3 4 5, 5/5 कितना हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला एग्जाम मतलब पहला पॉइंट है कि किसी भी इवेंट के लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी ज़ीरो से बड़ी होती है। वो तो पता ही है कि हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो से बड़ी ही होगी, नेगेटिव तो कभी होगी नहीं। ठीक है, कभी हम क्या ये बोल सकते हैं कि इसमें से मतलब आने की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। क्योंकि उसको नेगेटिव होने के लिए यहाँ पर ऊपर नेगेटिव होना पड़ेगा, नीचे नेगेटिव होना पड़ेगा। नीचे टोटल आउटकम्स हैं, टोटल बॉल। अब नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना कोई बॉल, मतलब नेगेटिव में कोई आइटम तो हो नहीं सकता। कोई ये नहीं बोल सकता कि मतलब, अब जैसे कि हमारे पास अगर 5 फ्रूट्स हैं तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने -1 फ्रूट खाए। भाई -1 फ्रूट खाए क्या होता है, या तो ज़ीरो फ्रूट खाया है तो कुछ नहीं खाया, खाया है तो थोड़ा खाया है। ठीक है, तो वैसे ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी ज़ीरो से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी। क्यों, जैसे अगर मान लेते हैं हमने यहाँ से 4 बॉल ली, कोई भी 4, तो 4/5 हो जाएगा। तो ये सब हमारा 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो मतलब इससे ऐसे होता ही है। ठीक है, इसके बीच में आएगा जो भी आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस 1। अब देखिए, मैंने आपको बताया अभी, जैसे इस सारी मतलब बॉल को लेने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो मैंने आपको बताया था 5/5, तो इसका क्या आता है, 1 आता है। मतलब हमने क्या करा, इस पूरे सैंपल स्पेस में से पूरे सैंपल स्पेस को ही ले लिया। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या बोलेंगे, एक ही ब्लैक बॉल है तो 1/5 होगी प्रोबेबिलिटी। पर अगर हम बोलेंगे कि बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हमारी 5 ही बॉल है तो 5/5 हो जाएगा। अब देखिए, इफ A1 A2 A3 आर इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू इक्वल्स टू ये। अब देखिए, ये सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट डिसजॉइंट इवेंट्स होंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो ऐड हो जाती है। अब ऐड कैसे, अब जैसे हम बोले कि ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/5। ठीक है, ब्लू की आने की 1/5, ग्रीन की 1/5, रेड की 1/5, गोल्डन के 1/5। ठीक है, तो इसके बाद, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर हम ये देखें यहाँ पर कि अगर हम ये इन्फिनिट कलेक्शन डिसजॉइंट इवेंट्स, आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लैक लिए बॉल, इसमें ब्लू बॉल लिए, इसमें ग्रीन बॉल, इसमें रेड बॉल, इसमें गोल्डन बॉल, सब अलग अलग बॉल लिए हमने। ठीक है, तो देखिए अब इसने क्या बोला, इनका यूनियन ले लेना है, मतलब सब इवेंट्स को एक साथ अगर कराना है। अगर मैं इन सब इवेंट्स को एक साथ अगर कराऊंगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि
हमारा ब्लैक बॉल भी ले, ब्लू बॉल भी ले, ग्रीन बॉल भी ले, रेड भी ले, गोल्डन बॉल भी ले, मतलब हम 5 बॉल ले रहे हैं। तो 5 बॉल लिया तो 5/5 हमारा क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। तो ये किसके बराबर हुआ, अगर हम यहाँ प्लस कर दे तो तब भी तो हमारा 5/5 1 आएगा। तो वही तो कह रहा है कि सम करना है, समेशन, ठीक है। तो अगर देखिए P5 मतलब अगर हम कुछ भी नहीं लेते हैं ना, कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नल इवेंट और इसी की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है। एंड एक्सियम 3 इज वैलिड फॉर फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स टू। और ये कह रहा है कि जो ये एक्सियम 3 है ये सिर्फ हमारे फाइनाइट, मतलब जो ये एक्सियम 3 है ये हमारे फाइनाइट के लिए भी वैलिड है। वो तो साफ सी बात है कि अगर इनफाइनाइट के लिए वैलिड है तो हमारा फाइनाइट के लिए वैलिड होगा। अब यहाँ पर डिसजॉइंट क्यों लिखा है, आपको ये भी बता दो डिसजॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ ले लेते हैं कि ब्लैक बॉल भी हो, ब्लू बॉल भी हो, ठीक है। तो इसका क्या आती है प्रोबेबिलिटी 2/5। और फिर हम लेते हैं ब्लू बॉल भी हो, ग्रीन बॉल भी हो, ठीक है, तो होती है हमारी 2/5। फिर हम बोलते हैं रेड बॉल हो, गोल्डन बॉल भी हो, 1/5, 1/5, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हमें 6/5 आया जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, और 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये आएगा क्योंकि हमें पता है ना कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो हमारी 0 से 1 के बीच में होती है। अब देखिए आपने जब अपना रियल एनालिसिस पढ़ा होगा, रियल एनालिसिस, तो वहाँ वहाँ पर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में सीरीज पढ़ा होगा, तो आपको ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपने ये 11th या 12th में पढ़ा होगा सीरीज के बारे में कि A + AR करके, ठीक है, और इसका जो सम होता है वो A/1 - R होता है, ठीक है। और अगर ये R हमारा जब लेस देन 1 होता है ना, तब ये हमारा 1 - R होता है। और जैसे यहाँ R >1 हो जाता है तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है R-1, ठीक है। ये आपको पता होगा, एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हमने अपनी 11th या 12th में पढ़ी है, ठीक है। अब आते हैं हम इंटरप्रेटिंग प्रोबेबिलिटी। देखिए टेल्स हाउ लाइकली एन इवेंट टू हैपन एंड देयर आर मेनली 2 वेज, मतलब ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी होने की क्या चांस है। तो इसमें 2 तरह की हमारी इंटरप्रिटेशन होती है। पहली होती है ऑब्जेक्टिव, दूसरी होती है हमारी सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव जो होती है ना वो हमारा एक्चुअल डेटा लेती है, पर जहाँ पर जो हमारी सब्जेक्टिव होती है ना वहाँ पर हम अपनी राय देखते हैं कि हमें क्या लगता है, हम चांस देखते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या है, बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा और लॉजिक विच इंक्लूड्स क्लासिक प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग रन इंटरप्रिटेशंस। पहले तो है हमारे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो हमें पता है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। एज्यूम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, जो आपको बताइए एक हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। अब है फ्रीक्वेंसी इंटरप्रिटेशन, मतलब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बार आ रहा है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे हम एक डाइस को उछाल रहे हैं बार बार, तो उसमें एक स्पेसिफिक नंबर है कि जैसे मान लेते हैं हमने डाइस को उछाला, करीबन हमने डाइस को उछाला, हमने 10 बार उछाला, जिसमें से हमने 10 बार भी नहीं, अब ज़्यादा बार लेंगे क्योंकि हमें एक फ्रीक्वेंसी बनानी है ना, और फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक बहुत बड़ा डेटा चाहिए होता है। तभी आपने देखा है जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा चाहिए होता है एनालिसिस करने के लिए। हम कोई 10 या 20 पॉइंट्स के डेटा से हम कोई एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है, करीबन 1000 इतना, ठीक है। पर हम यहाँ पर भी 100 का ही देखेंगे कि अगर हम 100 लेते हैं, 100 बार डाइस को थ्रो करते हैं, तो उसमें से क्या पता हमारा 1 आ जाए हमारा 10 बार, क्या पता हमारा जो 2 है वो हमारा 20 बार आ जाए, 3 जो है वो हमारा आ जाए करीबन 15 बार, 4 जो है वो भी हमारा 15 बार आ गया, 5 जो है हमारा आ गया करीबन 30, 40, 50, 60, तो आ गया ये 10 बार 70, ठीक है। और ये हो गया हमारा 30 बार, 6 हमारा 30 बार आ गया। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 6 हमारा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी 6 की लग रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि हम वो कैसे निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 30/टोटल, मतलब 30/100। तो इसके आने के ज़्यादा चांस हो रहे हैं, ठीक है, 0.3 चांस, मतलब इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने परसेंट हो गई, हमारे हो गए 30% चांस, ठीक है, इसके आने के, इसके 10% चांस। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मैंने आपको ये इससे प्रीवियस वीडियोस में बताया था। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग रन इंटरप्रिटेशन, क्योंकि लॉन्ग रन मतलब हम ज़्यादा बड़ा डेटा लेते हैं तो इसलिए, ठीक है। वैसे आपके इसमें ये आता नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन रिपीटेड ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, पता नहीं है ना क्या पता आ जाए। एज नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी अप्रोचेज फिक्स वैल्यू, मतलब इसमें जैसे जैसे हम ट्रायल बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी फिक्स वैल्यू तक पहुंच जाती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब वही है, नंबर ऑफ टाइम ए अकर्स अपॉन टोटल ट्रायल्स, जैसे अभी हमने देखा था 6 में हमारा 30 बार आया था 6, इसलिए हमने 30 ऊपर लिखा, और नीचे हमने टोटल कितनी बार फेंका था डाइस, हमने 100 बार फेंका था, तो इसलिए हमारी 30/100। वैसे देखें अगर हम एक कॉइन को 100 टाइम्स उछालते हैं तो हमारा 52 टाइम्स हमारा हेड आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमने ये करा है। अब आते हैं अपने सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर। देखिए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हमारे बिलीफ पर बिलोंग करता है, मतलब हमारे पर्सनल बिलीफ पर,
जैसे कि अगर हम बोले देयर इज 80% दैट इंडिया विल विन, इट्स बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन डॉट डेटा। जैसे कि एक्सपर्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं वो बताते हैं एंकरिंग करते वक्त कि किसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत चीज़ें बताते हैं, तो वो हमारे परसेंटेज होते हैं ना, चांस होते हैं। जैसे कि अगर मतलब इसमें कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये हमारे ओपिनियन पे डिपेंड करता है। ऑफन यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट डेटा और रिपीटेड ट्रायल्स आर इम्पॉसिबल, ठीक है, जब हमारा एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, ठीक है। अब बताता हूँ आपको मोर प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ और प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी की। तो देखिए हमें पता ही है कि पी ए प्लस पी ये इक्वल टू 1 होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा, मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मेरे को निकालना है पी का इवेंट पी का निकालना है, तो उसका क्या बताया था कि सैंपल स्पेस में से अगर आप माइनस कर दो, सॉरी पी नहीं, अगर आपको पी का डैश निकालना है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया, तो हम क्या करते थे, सैंपल स्पेस में माइनस करते थे पी, तो हमारा क्या आता है एस। अब मैं अगर दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश मतलब कोई इवेंट है, ठीक है, पी नाम का कोई इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ठीक है। तो अगर इसको इधर ले गए तो ये तो ऐड हो जाएगा ना, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो सिंपल सा वही इसने बता रखा है, ठीक है। और आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होती है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। अब देखिए हर किसी की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होती है या उसके बराबर हो सकती है, ये भी मैंने आपको बताया था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने क्लास 12 में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। 0 से लेके 1 के बीच में होती प्रोबेबिलिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए डिटरमाइनिंग प्रोबेबिलिटी सिस्टमेटिकली, मतलब प्रोबेबिलिटी को सिस्टमेटिकली निकालना, इसमें कुछ बताया हुआ है, देखिए फॉर अ फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेसिस, मतलब कुछ फाइनाइट के लिए या काउंटेबली इनफाइनाइट। देखिए पहले काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो होता है, देखिए हमारे 3 होते हैं, एक होता है हमारा फाइनाइट, जैसे कि 1 2 3 4 5 नंबर से, क्योंकि अभी आप इसको भूल जाओ, अब बस आप ध्यान दो इस पे, ठीक है। हमारे पास 5 है, तो ये फाइनाइट हो गए। अगर हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर हमारा अनकाउंटेबल, इसको हम गिन ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखिए 1 के बाद 1.1 1.0001 1.00001, ठीक है, 1 से 2 के बीच में ही, इस 1 से 2 के बीच में आपने रियल एसेस में पढ़ा होगा इसके बारे में, 1 से 2 के बीच में इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, तो आप इसको कैसे काउंट कर सकते हो, इसके बीच में तो बहुत नंबर है, आप काउंट कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपने 1 2 3 करके काउंट भी कर लिया तो इसके बीच में तो कितने सारे इरेशनल रैशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो आप उसका काउंट ही नहीं कर पाओगे। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, वो भी हमारा अनकाउंटेबल होता है। पर काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंटीजर हो गया, इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके हमारा ऐसे ऐसे आता रहता है, -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट था। अब देखिए मैं इसको गिन तो पा रहा हूँ ना, -2 डायरेक्ट, फिर -1 आएगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 0 आएगा, पर हमें तो इसका पता ही नहीं है कि 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 के बाद तो 1.00001, अब कितने जीरो लग रहे हैं हमें क्या पता, तो इसलिए इसको कहते हैं अनकाउंटेबल। ये हो गया काउंटेबल इनफाइनाइट। वैसे नेचुरल नंबर भी हमारा काउंटेबल होता है, ठीक है, और हमारा रैशनल नंबर भी हमारा काउंटेबल होता है, ठीक है। वैसे ये अभी आपके इसमें आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना था कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर हम काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेस लेंगे, ठीक है, तो ईच सिंपल इवेंट ई वन हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ई वन एंड सम ऑफ ऑल दोस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन, ठीक है। वो कह रहा है कि जो आप सारे इवेंट्स लोगे ना, उन सब सिंपल इवेंट्स, अगर उन सब का तुम एडिशन कर दोगे ना, तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे कि हमारा अगर सैंपल स्पेस में हमारे इवेंट्स हैं, ठीक है, अगर उसमें हम कोई भी इवेंट ले लें, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उनको ऐड करने पे 1 आएगा, मतलब अगर उसमें इवेंट हो रहे हैं, मान लेते हैं 5 इवेंट्स हो रहे हैं, तो उन पाँचों इवेंट्स को ऐड करने पे हमारा 1 आएगा, ठीक है। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ component event A, sum of the probabilities of all simple event in A is probability of A equals to समेशन ऑफ E1, मतलब वही कह रहा है कि अगर हमें एक प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब हमें कॉम्प इवेंट हमारे ए की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इवेंट हो रहे हैं ए में, ए के अंदर जितने भी इवेंट है उन सबका ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ठीक है, तो वैसे हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये कभी कभी ना, जैसे कि आपको ना अगर एग्जाम में आपको बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ दी होंगी ना, अलग से 0 पॉइंट करके बहुत सारे दिए होंगी, ठीक है, उसमें कुछ पूछा होगा कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप क्या करना, सबको ऐड करना और फिर उसको 1 के ऊपर डाल देना, और जो बची वैल्यू होगी उसको एक्स ले लेना, तो हमारे एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, अगर आप 1 से बाकी सबको माइनस कर दोगे तो आपकी वो एक्स वाली प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर।
अब देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, ये क्या होता है, इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज़ एन आउटकम्स एंड ऑल आर इक्वली लाइकली देन फॉर इवेंट ए, ये ठीक है। इक्वली लाइकली मतलब जिनके आने के चांसेस बराबर हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं एक डाइस लेते हैं या चाहे हम सिक्का लेते हैं, हम एक कॉइन लेते हैं, उसमें एक हेड होता है एक टेल होता है, दोनों के आने के बराबर चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हेड ज़्यादा बार आ सकता है टेल से या टेल ज़्यादा बार आ सकता है हेड से, ऐसा कोई तो है होता नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब किस तरफ सिक्का जाता है वो डिपेंड करेगा, ठीक है, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता इसलिए। और इसका क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए अपॉन एन, मतलब वही है कि उसके कितने चांस है फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए अब मैं आ गया हूँ काउंटिंग टेक्निक्स पर, ठीक है। ये बहुत इजी है, बस आपको ना ये थ्योरी बहुत बड़ा लग रहा है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। देखिए काउंटिंग टेक्निक्स यूज टू काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट विदाउट लिस्टिंग देम और प्रोडक्ट रूल इन एन एक्सपेरिमेंट if it has key stages and stage 1 can be done in n ways, stage 2 इन n2 ways एंड सो ऑन। मतलब हमारा जो स्टेज 1 है या स्टेज 1 है, के स्टेज है हमारे पास, मतलब 1 2 3 4 से लेकर के तक स्टेज है। पहले को करने के हमारे पास एन वेज है, दूसरे को करने में n2 वेज है और सो ऑन। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर हमने लिया कि हम कपड़े खरीदने गए, हमने 3 शर्ट और 2 पैंट है हमारे पास, तो उनको पहनने का क्या कॉम्बिनेशन होगा हमारा, क्या होगा, 3 2 6 होंगे। क्या पता हम या तो देखिए हम क्या करेंगे, एक पैंट ली हमने, पैंट 1, दूसरी हमने ली पैंट 2, फिर हमने लिए 3 शर्ट, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, तो हो गए ना ये 3 3, इतने हो गए 6। तो इसलिए यहाँ पर आ गए 6 कॉम्बिनेशन। अब देखिए ट्री डायग्राम, वही जो अभी मैंने आपको करके बताया ना, वही ट्री डायग्राम है, ठीक है। आ टूल यूज टू रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल आउटकम्स बाय ब्रांचिंग एंड इट्स यूजफुल फॉर स्मॉल प्रॉब्लम टू विजुअलाइज द प्रोडक्ट रूल। मतलब वही जो आपने अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ा ना, मैंने आपको ऊपर बताया कि मल्टीप्लाई करने वाला, तो बस उसको ही करने का ये एक मतलब आपको शो करने का एक वे है, मतलब एक डायग्राम की तरह से दिखाना, इसको ट्री डायग्राम कहते हैं, ठीक है। ये आपने वैसे कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ी है कंप्यूटर साइंस तो वहाँ पर भी ये टी डायग्राम का यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी सिंपल है, बस वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सेम सेम वही है कि यहाँ पर क्या है, दिस रूल काउंट्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ की एलिमेंट्स फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स। स्टेप 1 हैज़ n1 चॉइस, फिर n2 से लेके nk तक चॉइस है। टोटल फिर क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास है 3 ऑप्शन, जैसे आई वॉन्ट टू चूज़ अ कलर विथ 3 ऑप्शन, साइज विथ 2 ऑप्शन, अ ब्रांड विथ 4 ऑप्शन। तो मतलब मैं गया शर्ट खरीदने, अब मेरे पास 3 कलर के है, या तो मैं ब्लैक शर्ट खरीद रहा हूँ, या वाइट खरीद रहा हूँ, या ब्लू खरीद रहा हूँ, तो 3 वो हो गए। फिर साइज़ पे हो गया, अब मेरे को लग रहा है कि मेरा 36 साइज़ आएगा या 38 आएगा, तो मैं दोनों में से कुछ एक लूँगा साइज़, ठीक है, या मैं मीडियम या लार्ज में से एक लूँगा। एंड अ ब्रांड विथ 4 ऑप्शन, मतलब मैं 4 ब्रांड पे गया तो 4 ब्रांड में से कोई भी लूँगा। तो क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उतने वेस आ गए, क्योंकि आप ट्री डायग्राम जैसे बनाओगे तो उसमें भी हमारे 24 आ जाएंगे वेस, और इनको कहेंगे 24 टपल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए मैं आ गया हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, और यही है आपका लास्ट, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो देखिए परमुटेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपको ये ना समझ नहीं आता होगा, इसका कन्फ्यूजन होती है बहुत कि इसका मतलब क्या है, कब क्या यूज़ करें। मतलब आपको ये फॉर्मूला तो याद हो गए होंगे कि फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि इसका मतलब ये होता है, कॉम्बिनेशन का ये होता है, पर आपको ना कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि यूज़ करने में। तो आपको मैं सिंपल सा बताऊँ तो परमुटेशन में ना ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मतलब कि जैसे कि अगर हम ये बोले कि 10 बच्चों में से 3 को मेडल देना है, अब एक पहले को फर्स्ट मेडल देंगे, दूसरे को सेकंड मेडल देंगे, तीसरे को थर्ड मेडल देंगे, ठीक है। तो उसमें तो हमारे चांसेस बढ़ गए ना, क्योंकि फर्स्ट मेडल तो किसी एक को मिलेगा, फिर दूसरा भी किसी एक को मिलेगा, तीसरा भी किसी एक को मिलेगा, ठीक है। तो वो इसमें हो सकता है, ठीक है। पर जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ना उसमें नहीं होता ऐसा, ठीक है। देखिए जैसे कि 3 मेडल मिलेंगे तो हम क्या लिखते हैं, 10p3 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमने ऐसे निकाल दिया। कॉम्बिनेशन में क्या है, हमें 10 में से 3 बच्चे लेने हैं, अब हम कोई भी 3 बच्चे ले सकते हैं, इसमें हम कोई भी 3 बच्चे ले सकते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि किस बच्चे को लेना है, किस स्टूडेंट को लेना है, वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि हम 10 में से किसी भी 3 बच्चों को ले ले तो 10, ये हम 10 से 3 लिखेंगे। पर इसमें हमारा मैटर करता है, क्यों, क्योंकि हमें 10 में से 3 बच्चों को लेना है जिनको मेडल मिलेगा,
इसमें मेडल वाले बच्चों को लेना है, स्पेसिफिक इसमें बोला है कि मेडल वाले बच्चों को लेना है, इसने बोला है उसने मेडल वाले बच्चों को, इसमें इसने कुछ नहीं बोला कि किसी स्टूडेंट को लेना है, ठीक है। तो बस आपको ये समझ आ गया होगा, बाकी आपको तो पता ही है इनका फॉर्मूला वार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।